हेलो बच्चों, H2 ऑन पर आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 12 सालों से मैं बच्चों को आईटी और पीएमटी की तैयारी करवा रहा हूं। हमारे पढ़ाए सैकड़ों बच्चे आईटी और पीएमटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अगली बारी आपकी है। स्टार्ट करते हैं आज आपकी क्लास। हम लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे थे। आज हम लोग को कुछ फास्फोरस के कंपाउंड्स पढ़ने हैं, तो आज का स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मामला है फॉस्फीन का। अगर फॉस्फीन की बात करें तो ये हमारे पास PH3 है। ये एक कलरलेस गैस होता है। कलरलेस गैस है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर है। स्मेल की बात करें तो बहुत ही गंदा स्मेल है, एकदम सड़े मछली की तरह महकता है और हाईली पॉइजनस है। अगर इनके प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन तो इनके बहुत तरीके से हैं, लेकिन प्रिपरेशन जो हम लोग को एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है, एनसीईआरटी में कैल्शियम फॉस्फाइड लिया गया है और इसको वाटर के साथ और HCl के साथ ट्रीट किया गया है। तो हम लोग एनसीईआरटी ही लेके चल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फाइड है। हम लोग इनको वाटर के साथ ऐड कर दिए। जब वाटर के साथ ऐड करेंगे तो हमको यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा और साथ में हम लोग को यहाँ से फॉस्फीन मिल जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करना होगा तो यहाँ पे आप 3 रख दीजिए और यहाँ पे आप 2 रख दीजिए और यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। बाकी जो होगा आप बैलेंस कर लेंगे। इसी तरह से कैल्शियम फॉस्फाइड अगर हो, इसको आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड कर लो। यहां पे आपको कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा, साथ में हमको यहां से फॉस्फीन मिल जाएगा। या तो इसी कैल्शियम फॉस्फाइड को आप कैल्शियम फॉस्फाइड को HCl से रिएक्शन कर लो। यहां से रिएक्शन होगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में यहां से फॉस्फीन बन जाएगा। एनसीईआरटी में इन्होंने बताया है कि आप वाटर या एसिड से रिएक्शन करेंगे तो यहां से फॉस्फीन गैस इवॉल्व होगा। रही बात लैब में प्रिपरेशन की, तो लैब में प्रिपरेशन के लिए फॉस्फोरस के 3 आइसोटोप्स होते हैं। जो नेचुरली हम लोग को मिलता है वो वाइट फॉस्फोरस होता है, हाईली पॉइजनस नेचर का होता है सर। एयर में आते ही कंबशन हो जाता है उसका। तो हम लोग यहाँ पर वाइट फॉस्फोरस ले रहे हैं। वाइट फॉस्फोरस को हम लोग हीट करते हैं और इसको ट्रीट करते हैं NaOH के सॉल्यूशन से। एक्वस सॉल्यूशन होता है NaOH का। जब हम लोग इसको यहां से हीट करते हैं तो यहां से हम लोग को फॉस्फीन का वेपर मिलता है और साथ में सोडियम हाइपोफॉस्फाइट मिलता है। ये जो फॉस्फीन निकल रहा है, अगर हम लोग इनको माचिस से जलाने की कोशिश करें तो ये प्योर फॉर्म में नहीं जलता है, लेकिन जब हम लोग इस तरीके से इसको बनाते हैं लैब में तो इनके साथ इंप्यूरिटीज के फॉर्म में ये व्हाइट फास्फोरस का वेपर आ जाता है। तो यहां से इस व्हाइट फास्फोरस का वेपर या तो इसका हाइड्राइड फॉर्म, ये वेपर के फॉर्म में फॉस्फीन के साथ आते हैं जो कि कंप्रेसिबल होते हैं और ये आग को कैच कर लेते हैं और जलना स्टार्ट करते हैं। फॉस्फीन नहीं जलता सर, लेकिन इनके जो इंप्यूरिटीज हैं वो इनके साथ आती हैं और यहां से कंबशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम लोग यहां से इनके हाइड्रोलिसिस की बात करें तो यहां से अगर हम लोग फॉस्फीन को वाटर से रिएक्शन कराएं H2O के साथ, क्या होगा? मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, इस रिएक्शन को करके बताएं, मुझे जल्दी से बताएं। यहां पर ये रिएक्शन नहीं होगा सर, यहां पर ये इनके साथ सॉल्युबल हो जाएगा और जो इनका सॉल्यूशन होगा
उस सॉल्यूशन में अगर हम लोग एच म्यू अगर हम लोग इस पर फॉल कराएं तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो हल्का रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि यहां से फॉस्फीन टूटेगा रेड फॉस्फोरस और साथ में हाइड्रोजन गैस में। रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन गैस में टूटेगा। यहां पर फॉस्फीन इनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये इसके अंदर सॉल्युबल होगा। जब लाइट फॉल करेगा तो रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन गैस में ये ब्रेक कर जाएगा। अब मामला ये आता है कि जो ये फॉस्फीन इवॉल्व होता है, यहां से हम लोग को इसका प्योर फॉर्म चाहिए। प्योर फॉर्म के लिए जो फॉस्फीन इवॉल्व होता है, हम लोग इसको हाइड्रोजन आयोडाइज के साथ ऐड कराते हैं। यहां पर ये PH4 बनता है और फिर इसको फर्दर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। जब यहां से ये जाता है, यहां से रिएक्शन करता है, तो हम लोग को प्योरेस्ट फॉर्म फॉस्फीन का मिलता है। साथ में यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइज हो जाता है और साथ में हम लोग को यहाँ पे वाटर मिलता है। तो ये हम लोग का तरीका है इसको प्योर फॉर्म में पाने का, जब यहां से फॉस्फीन इवॉल्व होता है लेबोरेटरी प्रोसेस में। आगे चल रहे हैं। अगर इनका रिएक्शन, फॉस्फीन का रिएक्शन हम लोग अदर कंपाउंड से कराएं, जैसे कि कॉपर सल्फेट, मर्करी क्लोराइड वगैरह से, तो क्या होता है? यहां से CuSO4 है, हम लोग इसको फॉस्फीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये जो सॉल्यूशन होते हैं आपके कॉपर सल्फेट के या तो मर्करी क्लोराइड के, वो ये जो होते हैं ये फॉस्फीन को एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो जब ये एब्जॉर्व करते हैं तो प्रोडक्ट में आपको Cu3P2 यानी कि आपको क्यूप्रिक फॉस्फाइड और साथ में H2SO4 देगा। और इसी तरह से अगर आप मर्करी क्लोराइड को रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फीन के साथ, तो यहां से आपको मर्करी फॉस्फाइड मिलेगा और साथ में आपको यहां से HCl इवॉल्व हो जाएगा। तो इन कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है ये फॉस्फीन को एब्जॉर्ब करते हैं। लिख लीजिए रिएक्शन भी। अगर हम लोग इस फॉस्फीन के बेसिक नेचर की बात करें तो हम कल ही पढ़ाते समय बताए थे इनके जो हाइड्राइड्स हैं डाउन द ग्रुप आने पर जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि सेंटर एटम की साइज बढ़ती जाती है जिससे कि लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती जाती है। तो जो फॉस्फीन है ये आपके अमोनिया की टर्म में या अमोनिया के रिस्पेक्ट में वीक बेस है। ये रिएक्शन करेगा आप अगर इसको एसिड से रिएक्शन करवाइए, जैसे हम लोगों ने इसको HI के साथ रिएक्शन करवाया या HBr के साथ रिएक्शन कराया, तो ये PH4Br बना। तो यहां पर ये फॉस्फीन जो है वो वीक लेविस बेस की तरह भी ट्रीट करता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर मौजूद होता है। अगर फॉस्फीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर इसका लोन पेयर है, यहां पर इसके बॉन्ड पेयर यानी कि 3 हाइड्रोजन है, पिरामिडल इसका शेप है। उम्मीद है कि नोट किए होंगे आप। अगला हमारे पास है यहां पर फास्फोरस के कुछ कंपाउंड्स में हम लोग को पढ़ना है यहां पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है वो हम लोग का PCl3 है, PCl3 है। इसका भी शेप बिल्कुल फॉस्फीन की तरह ही बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन की अगर इनकी बात करें तो इनका हाइब्रिडाइजेशन जो है ये आपका sp3 हो जाएगा। sp3 इनका हाइब्रिडाइजेशन है। इनके प्रिपरेशन की बात करें तो अगर हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस को, यहां पर व्हाइट फॉस्फोरस को
लिमिटेड अमाउंट में अगर हम लोग क्लोरीन गैस यहाँ पर इनको दें तो यहाँ से ये PCl3 का फॉर्मेशन होता है। इसी व्हाइट फास्फोरस को अगर हम लोग थायोनाइल क्लोराइड से यानी कि P4SO Cl2 के साथ हम लोग ट्रीट करें तो प्रोडक्ट बनता है यहां पर PCl3SO2 गैस और साथ में H2Cl2। यहां पर ये प्रोडक्ट बनते हैं। आपको 2 मिनट का समय मैं दे रहा हूं, थोड़ा इस रिएक्शन को बैलेंस करके हमें बताइए। यहां पर हम लोग 8 लिखेंगे, यहां 4 है तो यहां पे 4 हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए 8 2 जा 16, यहां पर अगर हम लोग देखें तो 4 3 जा 12, तो 16 में से 12 माइनस तो 4, यानी कि यहां पर 2 रखेंगे। क्लोरीन बैलेंस, सल्फर को बैलेंस करने के लिए यहां पर हम लोगों ने 2 रख दिया। चेक कर लीजिएगा, आपको बैलेंस आना चाहिए। अगर हम लोग इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये आपका कलरलेस गैस होता है, सॉरी कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है PCl3। और इनकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर हम लोग इनको मॉइस्चर में रखें तो मॉइस्चर में ये रिएक्शन करता है। PCl3 है, हम लोग इनको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहां पर ये H3PO3 देगा और 3 मोल HCl देगा। PCl3 का रिएक्शन आपको ऐसे कंपाउंड से करा रहे हो जहां से आपको OH मिलने के चांस हैं। आप देख रहे हो, सोच रहे हो कि भाई वो जो है उसमें से OH निकाला जा सकता है, तो ये आप मान के चलिए कि ये प्रोडक्ट आपका बनना तय है। जैसे हम लोगों ने यहां पर एसिटिक एसिड ले लिया और इनको हम लोगों ने रिएक्शन करवा दिया PCl3 के साथ, यहां से 3 मोल गया, प्रोडक्ट बन गया H3PO3 साथ में CH3COCl। तो एक रिएक्शन में आपको दे रहा हूं करने के लिए, करिए। मान लीजिए अल्कोहल है C2H5OH, बेटा बहुत आसान दे रहा हूं, चलिए इसका प्रोडक्ट बना के बताइए। बनाइए प्रोडक्ट, 2 मिनट का समय दिया मैं, बनाइए जल्दी से जल्दी से बनाइए भाई। बन जाएगा C2H5Cl बन जाएगा और H3PO3 तो बनना तय था। C2H5Cl प्लस H3PO3 आपका यहां पर ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है, नेक्स्ट हमारे पास यहां पे है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5। PCl5 का जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो गैस और लिक्विड में अलग है और सॉलिड फॉर्म में अलग है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि लिक्विड और गैस में कोवेलेंट है लेकिन सॉलिड में आयनिक है। कैसे है, क्या है, पढ़ते हैं। सबसे पहले बात इनके प्रिपरेशन का ही कर लेते हैं। तो यहां पर फिर वही व्हाइट फास्फोरस है, लेकिन अब की बार जो क्लोरीन है वो एक्सेस अमाउंट में है, बहुत ज्यादा मात्रा में भेजा जा रहा है। तो यहां से आपका Cl2 है, बन जाता है PCl5। अगर हम आगे बढ़ें तो अगर इसकी बात करें PCl5 दूसरे तरीके से बनाने की, तो इसी व्हाइट फास्फोरस को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं SO2Cl2 के साथ। जब यहां पर रिएक्शन करता है, बनता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये 2 चीजें यहां पर बनाता है। रिएक्शन वगैरह आप बैलेंस कर लेंगे। तो ये रहा इनके प्रिपरेशन का। अगर हम लोग इनके कैरेक्टर या फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये आपका येलोइश वाइट सॉलिड होता है, येलोइश वाइट सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन मॉइस्चर में
ये भी रिएक्शन कर जाते हैं। क्या रिएक्शन होता है इनका मॉइस्चर के साथ? हमारे पास PCl5 है, जब इनको मॉइस्चर में रखते हैं तो यहां से ये POCl3 बना लेते हैं और साथ में यहां पर HCl बनाते हैं। रिएक्शन वगैरह आप बैलेंस करते रहेंगे। यहां पर रुकता नहीं है, ये एक बार आपका ये कंपाउंड बन के रुकता है। फिर अगर आप इसको मॉइस्चर या वाटर मॉलिक्यूल किसी फॉर्म में मिले तो यहां से ये फर्दर फिर आगे रिएक्शन करता है और आगे चढ़ के ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड यानी कि H3PO4 का फॉर्मेशन करता है और साथ में यहां से HCl निकल जाता है। तो ये दो तरीके हैं यहां पर मॉइस्चर के साथ इनके रिएक्शन का। एक, यहां पर लिमिटेड अमाउंट में जब वो मॉइस्चर मिला तो यहां पर POCl3 बना के रुका हुआ था, लेकिन जब ज्यादा मात्रा में मिलने लगा तो आपका फाइनल प्रोडक्ट H3PO4 दिया। आपको याद क्या रखना है, PCl5 से जब मॉइस्चर का रिएक्शन होता है या मॉइस्चर के साथ उसका जो एक्शन होता है उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आपको याद होना चाहिए POCl3 बनता है। इसको आप नोट कर लें। उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। अब कुछ ऐसे कंपाउंड जो कि आपको OH दे सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने PCl3 में किया, जिसमें कि हम लोगों ने पहले एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH, साथ में हम लोगों ने PCl5 का इनके साथ रिएक्शन करा लिया। इनका रिएक्शन हुआ, बन गया है POCl3, साथ में यहां पर बन गया है HCl, ये हाइड्रोजन निकला, इनके साथ HCl बना लिया और साथ में यहां पर CH3COCl बना। यहां पर हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड है C2H5OH, इसको बच्चा हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं PCl5 के साथ। क्या बनेगा प्रोडक्ट बताइए आप। मैं एक किया हूं ऊपर, उसी हिसाब से आप देखो, दूसरा बनाओ। चलो, इनका रिएक्शन देखना था, सिंपल सा। इस OH से ये ऑक्सीजन फास्फोरस के पास जाना है, यहां से 2 क्लोरीन निकलना है, एक क्लोरीन ये भाई साहब ले लेंगे और एक क्लोरीन ये H ले लेगा, यानी कि हमारे पास कहानी हो जाएगा C2H5Cl बन जाएगा साथ में POCl3 बन जाएगा और साथ में हम लोग का HCl बन जाएगा। तो यहां पर ये रिएक्शन कर जाएगा। नोट कर लीजिए इसको भी। नोट कर लिए होंगे आप। कुछ एलिमेंट से भी रिएक्शन कराना था, तो जैसे कि सिल्वर है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड थर्मोडायनेमिक के हिसाब से ये अनस्टेबल होता है। अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे इसका रिएक्शन यहां से ये ब्रेक होता है और PCl3 और Cl2 बनाता है। यहां पर देखो तो ये रिएक्शन एक तो एंडोथर्मिक है भाई, यहां पर फास्फोरस के पास 5 क्लोरीन बॉन्ड थे, यहां पर 3 बचे हैं, 2 निकल गए। जो निकले हैं भाई उसके लिए तो एनर्जी देना ही पड़ा होगा, तभी तो वो ब्रेक किया होगा। तो यहां से ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरा मामला यहां पर इंट्रोपी भी बढ़ रहा है।
इंट्रोपी बढ़ने का मतलब रिएक्टेंट में आपके पास एक गैस है और प्रोडक्ट में आपके पास दो गैस है। तो थर्मोडायनेमिकली अगर आप समझो तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस होता है। तो यहां पर डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यानी कि हाई टेम्परेचर पर जितना ज्यादा आप इसका टेम्परेचर रखेंगे यहां से आपको ये प्रोसेस उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यहां से इनका रिएक्शन कराना था। रिएक्शन के बाद यहां पर AgCl बनेंगे, क्योंकि ये दो क्लोरीन देने वाला है, तो दो क्लोरीन देने वाला है तो कम से कम दो सिल्वर, तो यहां पर 2 हो गया और ये बन गया PCl यहां पर 3। एनसीईआरटी में अगर टीन की बात करें तो टीन से भी रिएक्शन दिया हुआ है, तो जब टीन से रिएक्शन दिया है तो आप PCl5 ले लो, रिएक्शन करवा लो। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 के फॉर्म में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप SnCl2 बना लो और PCl3 बना लो। लेकिन अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 के फॉर्म में जाएगा तो उसके लिए आपको यहां पर SN2PCl5 रखना पड़ेगा, जिससे कि ये SnCl4 बन जाएगा और यहां पर 2PCl3 बन जाएगा। तो यहां पर आप ऐसे इसको कर सकते हैं, इनको नोट कर लें। नोट कर लिए होंगे आप। अब इसके अगर शेप और स्ट्रक्चर की बात करें PCl5 के, तो गैस और लिक्विड में ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब एक फास्फोरस यहां है, एक प्लेन है जहां पर तीनों क्लोरीन है और प्लेन के एबव और बिलो जो है वो कुछ ऐसे क्लोरीन है। आप फैन देखते होंगे रूम में, फैन का जो सेंटर वाला पार्ट है, जो रिंग वाला पार्ट है, वो फास्फोरस है और इसके जो तीनों डैने होते हैं वो आपके क्लोरीन है। एक क्लोरीन ऊपर इस तरह है और एक क्लोरीन बिलो ऐसे रखा है। यहां पर जो ये तीनों इक्वेटर वाले बॉन्ड हैं, यानी कि आपके ये और ये, इन तीनों की बॉन्ड लेंथ बराबर है और यहां पर इन दोनों के बॉन्ड लेंथ बराबर है। लेकिन जो एक्सियल वाले बॉन्ड हैं, यानी जो प्लेन के एबव और बिलो हैं, उनका जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वेटर वाले से ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में यहां पर एक्सियल स्टेट में ज्यादा रिपल्सन मिलता है, इसलिए जो एक्सियल वाला बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा बड़ा होता है। इनऑर्गेनिक बेटा समझना तो ही है, जरूरी है समझना, लेकिन समझने के साथ साथ इसको रटना भी पड़ेगा, नो डाउट। ये आपका इनऑर्गेनिक है तो आपको उसको रटना ही पड़ेगा। हाँ, रटने का तरीका ये है कि आप एक ग्रुप उठाओ या कोई एक फिक्स टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक को पढ़ो और उसमें जो आपको इंपॉर्टेंट चीज लगे उसको पेंसिल से पेपर पे लिखिए और उसको पढ़िए 2 बार 4 बार 5 बार, और जितने बार पढ़िए उतनी बार उसको लिखिए। जब आप उसको लिख लिख के पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद होंगी, तो आपका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा डेवलप होगा कि अच्छा ये है तो ये इसके साथ ये देता है। क्योंकि होता क्या है कि कल ही मैं आपको दिखाया था, कॉपर में लिया था, अब कॉपर को नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराना था। अगर आपको याद होगा तो मैंने डाइल्यूट लिया तो अलग प्रोडक्ट दिया, कंसंट्रेटेड लिया तो अलग प्रोडक्ट दिया। तो अब क्या है कि आप ये समझेंगे कैसे, आप नहीं समझ सकते, तो आपको इसको याद ही करना पड़ेगा कि अच्छा डाइल्यूट था तो NO2 बना था, वीक था तो NO बना था, यानी कि डाइल्यूट था तो NO बना था, कंसंट्रेट था तो NO2 बना था, जिंक के साथ इस तरह था। तो बहुत से ऐसी चीजें हैं इनऑर्गेनिक में जो आपको समझना तो है, नो डाउट समझना है, लेकिन उसको रट्टा ही मारना होगा, इसको याद ही करना पड़ेगा। याद करने का तरीका आपको उसको लिख के याद करना पड़ेगा।
आगे चलते हैं अपने काम पर। तो मैंने बताया यहां पर जो PCl5 का स्ट्रक्चर है वो आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में ये बनता है PCl4 प्लस PCl6 माइनस। ये जो है ये सॉलिड फॉर्म में जब आता है तो सॉलिड फॉर्म में ये एक आयनिक कंपाउंड जैसा हो जाता है, यानी कि ये आयनिक कंपाउंड जैसा बिहेव करता है। यहां पर ये जो है इसका कटायन पार्ट यानी कि PCl4 प्लस, इसका जो कटायन पार्ट है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है और जो माइनस है वो आपका ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वगैरह आप जानते होंगे। तो ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो मेंस में क्वेश्चन या नीट में क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, बोलेगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का सॉलिड फॉर्म में जो कटायन है वो कैसा होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऐसे क्वेश्चन देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि उस समय क्या क्या चीजें हुई थी। आगे चलते हैं। हमारे पास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप 16। 2 दिन में हम लोग को पी ब्लॉक खत्म ही करना है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप 16। ग्रुप 16 के अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट में आपके पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलिनियम है, पोलिनियम है। बिस्मथ जो है वो लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस होता है। बिस्मथ के बाद जो अगले एलिमेंट मिलते हैं वो सब रेडियो एक्टिव में आते हैं, तो पोलिनियम भी आपके रेडियो एक्टिव में ही आता है। रही बात इस ग्रुप के जो बेसिक चीजें हैं उनको पढ़ने की, तो उसमें सबसे पहला हमारे पास आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं वो शो करते हैं NH2NP4। NH2NP4 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। डाउन द ग्रुप जाएंगे N की वैल्यू वेरी करती जाती है। एटॉमिक रेडियाई की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक रेडियाई की अगर बात करूं तो ग्रुप 15 की तुलना में यानी नाइट्रोजन फैमिली की तुलना में ऑक्सीजन फैमिली की एटॉमिक रेडियाई छोटी होनी है। क्यों होनी है, कई बार बता चुका हूं। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अट्रैक्शन होता है, साइज घटती है। डाउन द ग्रुप आने पे रेगुलर, यहाँ पे एक ट्रेंड है, रेगुलर आपका जो एटॉमिक रेडियाई है वो लगातार इंक्रीज करता जाएगा। अगला है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट हैं उनकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी और ग्रुप 16 की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो नियम तो ये बोलता है कि ग्रुप 15 की आयोनाइजेशन एनर्जी थी जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी थी ग्रुप 15 की, उससे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए पहली किसकी, ग्रुप 16 की। ये आपका ग्रुप 15, ये आपका ग्रुप 16, ऐसा ही होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट यही बताता है कि भाई पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो लेफ्ट से राइट जाते समय साइज छोटी होती जा रही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां पर थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन क्या देखने को मिलता है, यहां पर वेरिएशन ये देखने को मिला कि इस ग्रुप के जो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट था वो छोटा था फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 15 के, यानी ग्रुप 15 का जो आयोनाइजेशन एनर्जी था वो आपका बड़ा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP4 है, लेकिन अगर हम लोग ग्रुप 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो NH2NP3 है। तो अगर ऐसे मामले में अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो ये जो है वो हाफ फिल्ड है। NP3 जो था वो आपका हाफ फिल्ड है, NP4 जो है वो आपका पार्शली फिल्ड है। तो भाई जब पार्शली जब फिल्ड है
तो ये अनस्टेबल है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है इनके तुलना में। यहां से आपको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करना है, और ये क्या है, ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो एक बात आप जान लीजिए कि पहला आयनाइजेशन एनर्जी जो है ग्रुप 16 का, वो छोटा होता है ग्रुप 15 की तुलना में, क्योंकि ग्रुप 15 का एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की अगर बात करें तो ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर, सेलेनियम, टैलिनियम, पोलिनियम। अगर हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात बोलें तो हम लोग को पता है कि किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन इंटर कराते हैं तो वहां से जो एनर्जी इवॉल्व होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी -141, -200, -195, -190, -174 है। ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है भाई? साइज बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रॉन डालना आसान होता है, तो एनर्जी कम इवॉल्व होती है। पूरा मामला फिर से, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ती जाती है सेल की, जिससे कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आने में आसानी होती है। छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आता है तो रिपल्सन का सामना करना पड़ता है, तो वहां से एनर्जी क्या होता है, ज्यादा निकल जाता है। यहां से अगर बात करें, उल्टा बताया हूं मैं भी, यहां से अगर मैं बात करूं तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सल्फर से ज्यादा होनी चाहिए थी, यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है सल्फर से ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन यहां पर हुआ क्या, कि ऑक्सीजन की साइज छोटी थी, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डाला, वो यहां से हम लोग को एनर्जी ज्यादा मिल जाना चाहिए था, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट कम है, तो वहां से एनर्जी हम लोग को ज्यादा मिलना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, साइज छोटा था, तो साइज छोटा होने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था, तो इलेक्ट्रॉन जब हम लोग ऐड कर रहे थे तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन ऐड करते समय वहां पर मौजूद पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन थे उनका विरोध का सामना करना पड़ा, यानी कि उस रिपल्सन की अगेंस्ट हम लोग को इलेक्ट्रॉन डालना पड़ा, जिसके कारण जितनी एनर्जी निकलनी चाहिए थे उसमें से कुछ एनर्जी कंज्यूम हो गया उस रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करने में। फिर से पूरा मामला, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सल्फर से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे ये घटता है। हुआ क्या कि ऑक्सीजन की साइज छोटी थी, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था, तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम लोग इंटर कराने ले गए तो वहां पर पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहे थे। अब उस रिपल्सन के अगेंस्ट में हम लोग को इलेक्ट्रॉन डालना था, तो हम लोगों ने जो वर्क किया, जो हम लोगों ने एनर्जी खर्च किया इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने में, वो बैलेंस हो गया जो एनर्जी वहां से निकलना था। लेकिन ऑक्सीजन से सल्फर आने पर एटॉमिक रेडियाई बढ़ गया। अब एटॉमिक रेडियाई बढ़ गया तो हम लोगों ने जब इलेक्ट्रॉन डालना चाहा तो बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन इंटर करवा दिया। जब इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने इंटर करा दिया आराम से, तो जो पूरी एनर्जी मिली वो पूरा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गया, यानी कि वहां पे कोई रिपल्सन ऐसा नहीं था जिससे की वजह से हमारा एनर्जी वहां पे लॉस हो रहा हो। तो इसी कारण से सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती जाती है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी घटता जाता है, क्योंकि साइज बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है मामला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलिनियम, पोलिनियम की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, क्योंकि साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कमजोर पड़ेगा, तो बाहर से वो खींच तो पाएगा नहीं। फ्लोरीन के बाद पीरियोडिक टेबल में सेकेंड लास्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो हमारा ऑक्सीजन है। डाउन द ग्रुप जाने पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटनी है। अगला है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे इस ग्रुप में एक रेगुलर ट्रेंड मिलेगा। आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलिनियम, पोलिनियम है, एक अच्छा रेगुलर ट्रेंड है। आप डाउन द ग्रुप जाओगे रेगुलर घटता जाएगा, डाउन द ग्रुप जाने पर यहां पर ये घटता जाएगा। सॉरी, उल्टा बता दिया हूं मैं।
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलिनियम और पोलिनियम। ऑक्सीजन का अगर हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर ये 90 केल्विन होता है और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 55 केल्विन के आसपास होता है। डाउन द ग्रुप जाने पर यहाँ पर जो ट्रेंड ये शो करते हैं, डाउन द ग्रुप यहाँ पर जाने पर ये एक रेगुलर ट्रेंड शो करते हैं और रेगुलरली ये बढ़ता जाता है। यहां पर अगर ऑक्सीजन का आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। यहां से अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन से टेलिनियम तक आएंगे तो रेगुलरली बढ़ता है, लेकिन जब टेलिनियम से पोलिनियम की तरफ आते हैं तो घटता है। ऑक्सीजन से आप टेलिनियम की तरफ आए हैं तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर बढ़ा है, और टेलिनियम से जब पोलिनियम की तरफ आए हैं तो ये आपका घट गया है। नेक्स्ट हमारे पास है डेंसिटी का मामला। डेंसिटी डाउन द ग्रुप आएंगे रेगुलर इंक्रीज करता जाएगा। हमारे पास आया है ऑक्सीडेशन स्टेट की बात, तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलिनियम है और पोलिनियम है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को अगर छोड़ दें बाकी एलिमेंट्स की अगर बात करें तो -2, 2 और 6, 4 और 6 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं। ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा नहीं पाता। ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, नॉर्मल ऑक्साइड अगर आप ले लेंगे, नॉर्मल ऑक्साइड अगर आप लेते हैं तो इन नॉर्मल ऑक्साइड में आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 मिलता है। लेकिन अगर यहीं पर आप इनके पैरा ऑक्साइड्स की बात कर लेंगे तो यहां पे आपको ये -1 दे देंगे। लेकिन अगर आप यहीं पे इनके सुपर ऑक्साइड की बात करेंगे तो ये -12 भी देता है। और अगर इनके फ्लोरीन कंपाउंड में आप जाएंगे जैसे कि O2F2 तो यहां पे +1, और अगर OF2 में देखोगे तो +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। तो ऑक्सीजन इतने डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नोट कर लें इसको। नोट कर लिए होंगे आप लोग। रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन की अगर बात करें तो इस ग्रुप के सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं वो सब के सब हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं और यहां पर हाइड्राइड बनाते हैं। जितने भी एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलिनियम, पोलिनियम, जितने भी एलिमेंट हैं वो सब हाइड्रोजन से रिएक्शन के हाइड्राइड बनाते हैं। अगर इनका रिड्यूसिंग कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर की बात करें अगर हम इनके रिड्यूसिंग कैरेक्टर और एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर इनका एसिडिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है डिक्रीज होती है और इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज करती है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक कैरेक्टर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करता है। डाउन ग्रुप जाने पर इनका
रिड्यूसिंग करेक्टर और एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करता है, थर्मल स्टेबिलिटी इनकी डिक्रीज करती है, बॉन्ड लेंथ इनका इंक्रीज करता है। तो क्या क्या इंक्रीज किया? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज किया, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज किया, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज किया, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज करेगी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज किया, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज किया, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, थर्मल स्टेबिलिटी घट जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा। तो अगर आपके पास ये सब आ जाएं और अगर आपसे बोला जाए कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, तो आप इसको तुरंत मार के आगे निकलेंगे। आगे चल रहा हूं। अगर हम लोग इन हाइड्राइड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ये इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है MP/BP है, और ये इनका एटॉमिक नंबर है किसका? ये जो एलिमेंट है ग्रुप 16 के। तो अगर हम लोग उनके हाइड्राइड का अगर देखें बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट तो कुछ इस टाइप से है। सबसे ऊपर हमारा H2O है, फिर H2S है, फिर सेलेनियम हाइड्राइड है, फिर थैलियम हाइड्राइड है। तो इस ग्रुप का हाइड्राइड का ऐसा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है। सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा वाटर का होता है इनकी तुलना में। तो आप हमको बता सकते हैं कि यहां पर इन सभी हाइड्राइड में वाटर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है? चलो मैं 1 मिनट बताया, 1 मिनट समय दिया, मैं बताइए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है? बताइए भाई। यहां पर ये जो वाटर है इन सभी हाइड्राइड्स में वाटर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इनके सभी हाइड्राइड में सबसे ज्यादा इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। इस ग्रुप के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 2 टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं। एक है ड्राई ऑक्साइड और एक है ट्राई ऑक्साइड। अगर हम लोग इन ऑक्साइड के एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक कैरेक्टर घटता है, डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक कैरेक्टर घटता है। यानी कि आपके पास SO2 है तो यहां पर जो एसिडिक कैरेक्टर होगा सबसे ज्यादा इनका होगा। अगला मामला ये है कि हमारे पास EO2 है और EO3 है। इसमें ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? तो इनका जो होगा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया? चलो, उम्मीद है कि इनको आप नोट कर लिए होंगे। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर क्लास बंद कर रहे हैं। कल जब हम लोग मिलेंगे तो इनके हाइलाइट्स पढ़ा जाएगा, साथ में ऑक्सीजन और सल्फर के कुछ कंपाउंड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, SO2 और SO3 हो गया,
और डाई ऑक्साइड हो गया, जिसका मैग्नेटिक बिहेवियर और वगैरह चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। तो कल हम लोग मिलेंगे और ग्रुप 16 को ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ध्यान से रहें और घर पे पढ़ें। बने रहिए।